नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। बच्चों, आज हम व्याकरण निपुण का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वर्ण विचार। बच्चों, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, यानी हम जिन ध्वनियों को जिन साउंड्स को हम बोलते हैं, वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई मतलब वर्ण से छोटा, वर्ण से छोटा अक्षर जो है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं वर्ण? वर्ण भाषा की जो है हमारी सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम एक शब्द लें बच्चों और उसके अलग अलग टुकड़े करें तो एक शब्द के कई टुकड़े किए जा सकते हैं ना। लेकिन जो वर्ण होता है, वर्ण खुद ही एक टुकड़ा है, उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ये वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। अब हर भाषा के जो है अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं ना। और हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 यानी 44 है। तो बच्चों, हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हिंदी के वर्ण हैं। स्वरों में क्या क्या हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ तक जो है क्या है? स्वर कहलाएंगे। उसके बाद फिर अंक, अह, ये सब इनको अयोगवाह बोलते हैं। जो अंग और अह हमारा है स्वरों में जो हम लिखते हैं, अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवाह कहते हैं इसको। और व्यंजन में वर्ण कितने हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह तक है। ठीक है। तो अब उसके बाद फिर श, त्र, ज्ञ और श्र भी आप लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग व्यंजन लिखते हैं तो जो ह के बाद श, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं बच्चों, इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि इन व्यंजनों में हम 3 व्यंजनों का प्रयोग होता है। इन व्यंजनों में जैसे क्ष, त्र और ज्ञ। श में क्या क्या होता है? क, श और अ। 3 शब्द आ रहे हैं ना, 3 वर्ण आ रहे हैं ना। और त्र में त, र, अ, त्र। ज्ञ में ज, य और अ। और श्र में श, र और अ। तो इसलिए जो हमारा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है वर्ण, वो हमारा संयुक्त व्यंजन में आएगा और बाकी जो है ह तक हम इसे वर्ण बोलेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद हमारा इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में और भी वर्ण होते हैं, जैसे अंग, अह, ड़, ढ़, अ। जैसे आ लिखते हैं, आ में ऊपर से एक चिन्ह लगता है जिसको हम आगत चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। और ज में नीचे से बिंदी लगा देते हैं तो उसको किस तरीके से बोलते हैं? ज। और फ से फल जो होता है फ, उसमें अगर हम किनारे से साइड में उल्टे हाथ की ओर को नीचे बिंदी लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं फ। तो क्या हो जाता है? फ। पहले वो था फ से फल, उसके बाद जब हमने बिंदी लगाई तो क्या बन गया? फ। ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अंग से अंगूर और अह खाली, जो हम अ से अनार में स्वरों में पढ़ते हैं, अंग से अंगूर और अह खाली पढ़ते हैं ना। अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवाह है। इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आ लिखा हमने और ऊपर से एक चिन्ह लगाया जाता है, और ज में नीचे से बिंदी लगाई जाती है, फ में नीचे से बिंदी लगाई जाती है, तो इसको ज और फ बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। इन्हें हम कब यूज़ करते हैं, कब हम इनका प्रयोग करते हैं? जब हम किसी दूसरी भाषाओं को बोलते हैं हिंदी में, तो तब हम दूसरी भाषा को बोलते हैं, उसको लिखने में हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने डॉक्टर लिखना है तो हम डॉक्टर नहीं लिखेंगे और डॉक्टर भी नहीं लिखेंगे, उसमें औ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो हमें डॉक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगत चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। और आगत चिन्ह कौन सा वाला? जैसे डा लिखेंगे, डा में ऊपर से
ये वाला चिन्ह लगाएंगे जो आ में लगा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा अयोगवाह और आगत ध्वनियाँ। तो उसके बाद है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या होते हैं? अब हम जब आप लोग क ख ग घ लिखते हैं, व्यंजन जिसको हम बोलते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ य, तो हम किस तरह से लिखते हैं? एक लाइन में हम पांच अक्षर लिखते हैं ना, जैसे क ख ग घ ङ। कोई कोई बच्चे उसके आगे भी लिखते जाते हैं, लेकिन जो हमारा लिखने का सही तरीका है वो एक लाइन में सिर्फ 5 अक्षर आने चाहिए। यह 5वां अक्षर ङ होगा। जैसे क ख ग घ ङ। कौन कौन से हैं आगत 5वां अक्षर यानी पंचम जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे ङ, य, अण, न, म। ये 5वें अक्षर है ना। देखिए 1 2 3 4 5, जो 1 2 3 4 5वां जो अक्षर है उसको हम क्या कहेंगे? पंचम वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से हमने सीखा कि अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं, और जो दूसरी भाषाओं से जो लिया गया है वो है आ में ऊपर से चिन्ह, और ज और फ। ये जो है दूसरी भाषाओं को जब हम बोलते हैं, जैसे हम अंग्रेजी भाषा अगर बोलेंगे और अंग्रेजी भाषा अगर लिखेंगे तो उसमें हम ये चिन्ह लगाए जाते हैं। अंग्रेजी फारसी अगर हम बोलते हैं तो उसके बाद फिर ङ, य, अण, न और म क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्ण के निश्चित क्रम वाले समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब जब कोई भाषा है उसमें कोई भी प्रयुक्त होते हैं वर्ण, तो उसका जो एक निश्चित क्रम बनाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में ए बी सी डी, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी डी ई एफ, ऐसे करके एक क्रम वाइज बनाया है ना, सीक्वेंस से। तो उसी तरीके से वर्णमाला किसको कहते हैं? हिंदी में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन बनाए गए हैं। सबसे पहले स्वर लिखते हैं अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, फिर उसके बाद व्यंजन लिखते हैं क के बाद ख ख क ख ग घ ङ च छ ज झ। या एक क्रम से लिखा हुआ है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद लिखा हुआ है, और उसका बहुत अच्छी तरीके से क्रम से उसको प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। तो उसी क्रम से क्रम वाले समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर। अब बच्चों किन वर्णों का उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से? जैसे अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग। अंग और अह जो है वो अयोगवाह है, और जो री तक होता है, री ए आई ओ औ तक हमने जो बोले हैं वर्ण, उनको हम स्वर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, ठीक है। ध्यान रहे कि ये स्वर 3 प्रकार के। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है बच्चों? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब बच्चों अर्थात बच्चों जिन स्वरों को हम बोलते, जब हम स्वरों को बोलते हैं और उसमें कम समय लगता है तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जो हैं कितने हैं? 4 हैं। एक तो है अ,
जिसको आप छोटा अ भी बोलते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, छोटा अ जिसको हम अ बोलते हैं, ई बोलते हैं, उ बोलते हैं और री बोलते हैं। इनको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं बच्चों। अब दीर्घ स्वरों को बोलने में, ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और ह्रस्व स्वर से दुगुना समय हमें दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। दीर्घ मतलब लंबा, जो थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आ से आम, बड़ी से ईख जो होता है, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लुत स्वर तीसरा। प्लुत स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिन स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय जिनमें लगता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में तो दुगुना समय लगता था ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में क्या क्या है? जैसे ओम, ओम का निशान आपने देखा होगा ना, और हे राम, ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो हमारा क्या जो है तिगुना समय दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों स्वरों की मात्राएं। ये है स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो जैसे वो हैं, स्वर क्या हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जितने भी जो भी हम शब्द बोलेंगे उन सब में स्वरों का प्रयोग होगा, वहाँ पे व्यंजन नहीं होंगे। जैसे आइए या आओ हमने लिखा हुआ है ना, इसमें आइए लिखा है, ये वाला देखिए, आइए लिखा है, आओ लिखा है, तो इसमें कहीं पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है? क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ कहीं पर दिखाई दे रहा है? तो उनका मूल स्वर क्या होता है? जैसे आइए, आ, ई, ये सब में स्वर लगा है, आ, ओ में भी स्वर ही स्वर है ना, व्यंजन कहीं पर भी नहीं है। और उसके बाद फिर व्यंजन के साथ मिलकर, दूसरा क्या है? व्यंजन के साथ मिलकर, उसके बाद है व्यंजन के साथ मिलाकर। अब व्यंजन के साथ जब मिलाते हैं तो कैसे बनेगा? जैसे क में अ मिलाएंगे, क में कौन सा स्वर आया है? अ का आया है। तो जो व्यंजन होते हैं बच्चों, उसमें उनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बिना स्वरों की सहायता से बोलेंगे तो वो आधे आधे प्रयोग जब हमें करना होता है, किसी भी व्यंजन का आधा प्रयोग करना होता है, तो हम जो है व्यंजनों का प्रयोग अकेले करते हैं, उसमें स्वर नहीं लगता है। लेकिन अगर हमें किसी भी व्यंजन का प्रयोग पूरा करना है तो उसमें स्वरों का प्रयोग मिलकर लगाकर ही वो पूरा जो है वर्ण बनता है। ठीक है, तो जैसे अब कमल अगर हमें बोलना है तो क में अ का स्वर लगा हुआ है, फिर म में अ का, फिर ल में भी अ का स्वर मिला हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, जो बच्चों सेकंड वाला आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है, व्यंजनों के साथ मिलकर मिलाकर, इसमें है जैसे क धन अ बराबर क। ठीक है, अब क में आ मिलाया, क धन आ बराबर क्या हो गया? का। उसी प्रकार से क में ई मिलाया तो क्या बन गया? ई, की। ठीक है, तो हम किसी भी व्यंजन का प्रयोग जो है स्वर की सहायता से कर सकते हैं। तो एक तो इनका स्वरों की मात्राएं हो गई, एक तो स्वरों का मूल रूप और व्यंजन के साथ मिलाकर। ठीक है, उसके बाद फिर
व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिला होता है बच्चों, तब तक उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। व्यंजन के साथ मिला स्वरों का बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। जब हम व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और वो क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। अब आप लोगों ने अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ को जो है जैसे क, ख, ग, घ, इन सब में क्या है? अ स्वर मिला हुआ है। अब मात्राएं जो हम चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं वो होती है आ की, ई की, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इन सब की जो है मात्राएं होती हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सब मात्राएं हैं, ये सब मात्राएं हैं ना। तो बच्चों इसी प्रकार से अब हमने देखा कि स्वरों की मात्राएं कैसी होती हैं, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब अनुस्वार किसे कहते हैं। ठीक है, जो अंक की मात्रा होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। उसका नाम क्या है? अनुस्वार। कहीं पर भी अगर प्रश्न आएगा कि अनुस्वार किसे कहते हैं तो अंक की मात्रा अनुस्वार क्या है, या फिर अनुस्वार लगाकर आप लोग कोई भी शब्द बनाइए। ऐसे अगर लिखेंगे तो अनुस्वार का मतलब होता है अंक की मात्रा जो होती है, ऊपर से बिंदी होती है, जो उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो वर्ण भी स्वरों के बाद, ये वर्ण जो अंक की मात्रा जो अनुस्वार आता है वो वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। जैसे ए, आई, ओ, औ तक जो है हमारा क्या है? स्वर हैं। उसके बाद फिर अनुस्वार आ जाता है, अंग अनुस्वार आ जाता है, फिर अह विसर्ग आ जाता है, ठीक है। तो अनुस्वार वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिन वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर क्या बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जैसे देखिए रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि में ना अनुस्वार लगा हुआ है। इन शब्दों में र में लगा है, ज में लगा है, स में लगा है और तिरंगा में तिरंगा, र में अंक की मात्रा लगी है। तो ये सब क्या है? अनुस्वार हैं। इसके बाद है बच्चों अनुनासिक। अब अनुनासिक किसको कहते हैं? जो चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वार तो होती है खाली बिंदु, और अनुनासिक क्या होता है? बिंदी के नीचे एक चांद के आकार का चिन्ह लगा होता है, तो उसको हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार के समान ही अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। अंतर केवल समय का होता है। इसके बोलने में कम समय लगता है, अनुनासिक को बोलने में कम समय लगता है, और इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जब हम अनुनासिक चिन्ह लगाते हैं तो हम नाक से बोलने लगते हैं, ठीक है। जैसे चाँद, चाँद नाक से आवाज़ आ रही है ना, तो नाक और मुंह दोनों से इसकी आवाज़ निकलती है। जैसे हंस में क्या है? अनुस्वार है, हंस, हम नाक से नहीं बोल रहे हैं। और हंस, अगर हम हंस लिखते हैं तो अनुनासिक चिन्ह इसमें लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा है बच्चों विसर्ग। विसर्ग, ठीक है। विसर्ग क्या होता है? अह की मात्रा जो होती है, अह खाली हम लोग लिखते हैं ना, स्वरों के बाद लास्ट में जो लिखते हैं वो अह होता है ना, तो इसी जो अह में पीछे से जो बिंदियां लगी होती हैं दो, उनको विसर्ग, उस जो है चिन्ह को विसर्ग बोलते हैं। वर्ण भी स्वरों, ये जो विसर्ग वर्ण है ये भी स्वरों के बाद आता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन की तरह किया जाता है। कैसे? अह ना, अह, जब हम अह बोल रहे हैं तो पीछे से ह आ रहा है ना, तो व्याकरण में इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रायः,
प्रायः, अतः, ये सब क्या हैं? विसर्ग हैं। ये प्रायः, अतः, ये सब विसर्ग हैं। इसके बाद हमने अभी पढ़ा बच्चों स्वर। स्वर पढ़े, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है, और स्वरों की मात्राएं हमने देखी। उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं ये हमने देखा। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 2 का वर्ण विचार का ही व्यंजन समझाऊंगी, संयुक्त व्यंजन समझाऊंगी, व्यंजन समझाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद रॉ के विभिन्न प्रयोग और वर्ण विच्छेद ये समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की मात्राएं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग मैंने आपको बताया था, जो कि स्वरों में ही था। अब आज स्वरों के अलावा दूसरा हम बताएंगे आप लोगों को व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब व्यंजन किसको कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बच्चों हम स्वरों की सहायता से करते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी शब्द को लिखने के लिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33 यानी 33 हैं। इनकी संख्या जो है 33 है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे ना, कौन कौन से थे? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ रूप, ठीक है। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। अब क्ष में क्या संयुक्त है, क्या चीजें मिली, कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं? क, श और अ ना। ये देखिए, उसके बाद फिर ज्ञ में, त्र में और श्र में। क्ष तो बना हुआ है क, श और अ से, वर्ण से। उसके बाद त्र बना है त, र और अ से। उसके बाद फिर ज्ञ बना है ज, य और अ से। श्र बना है श, र और अ से, ठीक है। उसके बाद फिर हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन आखिर कहते किसको हैं? और संयुक्त व्यंजन को बच्चों द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, वैसे संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समान वर्णों का संयोग से मिले हुए और दूसरा असमान वर्णों के संयोग से, ठीक है। जो समान वर्णों के संयोग से मिलते हैं बच्चों उसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन मतलब होता है कि दोनों एक जैसे व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, दोनों एक जैसे व्यंजन जहाँ पे होते हैं उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जो कि संयुक्त व्यंजनों में ही आते हैं। अब समान वर्णों के संयोग से व्यंजन क्या क्या हैं? जैसे आधा चौ और पूरा चौ, आधा चौ और पूरा चौ, आधा तो पूरा तो, आधा क पूरा क ना। इनसे क्या वर्ण बने? बच्चा, पत्ता और पक्का, ये वर्ण, ये शब्द बने। अब असमान वर्णों के, इसमें चौ चौ एक जैसे वर्ण लगे हैं ना, चौ चौ, तो और क, ये वर्ण लगे हैं दोनों एक जैसे। उसके बाद असमान मतलब जो एक जैसे नहीं लगे हुए हैं। अब जो एक जैसे नहीं लगे हैं वो वर्ण क्या क्या हैं असमान वर्णों में? जैसे द, ध, अलग अलग वर्ण है। क के बाद क्या आया है? आधा क के बाद त आया है, वही नहीं आया है। जैसे ऊपर वाले में हमने देखा चौ के बाद चौ आया है, त के बाद त आया है, क के बाद क आया। अब नीचे वाले में हम जो देख रहे हैं असमान वर्णों के संयोग वाले में देख रहे हैं हम, तो इसमें द के बाद ध आ गया है, द के बाद द ही नहीं आया है यहाँ पे, जो कि असमान वर्णों का संयोग में है। और क के बाद त आया है, व के बाद य आया है, वही शब्द दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको हम असमान वर्णों का संयोग बोलेंगे। और इससे क्या क्या शब्द बने हैं? शुद्ध, व्यक्त, व्यक्ति, जिसमें कि अलग अलग
वर्ण हैं, एक जैसे दो वर्ण नहीं हैं। तो बच्चों संयुक्त वर्णों के शब्दों के प्रयोग, संयुक्त वर्णों के शब्दों के प्रयोग क्या क्या हैं, कैसे हुए हैं और हम कैसे करते हैं। समान वर्णों का संयोग और असमान वर्णों का संयोग। अब देखिए बच्चों कितने शब्द बने हुए हैं और इससे भी अलावा और भी बहुत ढेर सारे वर्ण होते हैं, बहुत ढेर सारे शब्द बने होते हैं समान वर्णों के संयोग से ना। जो एक जैसे वर्ण होते हैं, मतलब दो एक जैसे वर्ण जहाँ पे होते हैं, ऐसे भी वर्णों से कई शब्द बनते हैं। और जो असमान वर्णों के संयोग से बनते हैं, ऐसे शब्द भी कई बनते हैं। तो समान वर्णों के शब्द जो संयोग से बने हैं वो क्या क्या हैं, जैसे चौ और चौ, आधा चौ पूरा चौ से क्या क्या बने हैं, कच्चा, सच्चा, उसके बाद छज्जा, सज्जा, पत्ता, छत्ता, पक्का, छक्का। उसके बाद फिर ये देखिए आधा टॉ और पूरा चौ। टॉ को आधा नहीं लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए क्या किया हुआ है, टॉ में हलंत लगाया है। डॉ को आधा नहीं लिख सकते हैं तो क्या किया है, डॉ में हलंत लगाया हुआ है, डॉ में भी हलंत लगाया हुआ है ना। तो इस प्रकार से आधा टॉ, आधा डॉ और आधा डॉ लिखने के लिए हम उसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हलंत का प्रयोग किया जाता है उसको आधा माना जाता है, आधा स्वर माना जाता है, उसको पूर्ण स्वर नहीं होता है उस समय। ठीक है, पूर्ण स्वर कब बनता है, जब उसमें अ का भी प्रयोग पूरा होता है। तो जैसे टॉ, टॉ से क्या क्या बना, लट्टू, भुट्टा, डॉ, डॉ से गुड्डा, लड्डू, उसके बाद रद्दी, गद्दी, चम्मच, सम्मान ना। इसमें म और म दोनों एक जैसे शब्द आए हैं लास्ट वाले में। तो बच्चों इसी प्रकार से असमान वर्णों के संयोग से क्या क्या शब्द बने हैं, देखिए द और ध से। यहाँ पे देखिए पहले वाले में जब हमने समान वर्ण वाला पढ़ा था तो उसमें भी द के बाद द ही था, द के बाद क्या था, द था, द के बाद दोनों द थे यहाँ पे। ठीक है, और अभी क्या है, द के बाद ध है, उसके बाद स्थ, स्त, न्य, कख, क्ल, प्ल, प्लथ, पथ है ना। सब में एक के बाद दूसरा व्यंजन लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे व्यंजन नहीं, तो इसको हम असमान वर्णों के संयोग से बने हुए व्यंजन कहेंगे। तो अब इनसे क्या क्या बने हैं, इनसे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे वृद्ध, समृद्ध, स्थान, स्थल। इसी प्रकार से इसके अलावा भी अन्य शब्द भी बन सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रॉ का प्रयोग। रॉ के विभिन्न प्रयोग होते हैं बच्चों। ठीक है, रॉ का प्रयोग सिर्फ हमारा पूरा रॉ ऐसे ही जैसे हम रॉ से रथ लिखते हैं, सिर्फ इस यही प्रयोग नहीं किया जाता है रॉ का प्रयोग हम अन्य भी प्रकार से करते हैं। रॉ व्यंजन के विभिन्न प्रयोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है। कौन से बातों को, रॉ अक्षर की ध्वनि यदि दूसरे व्यंजन से पहले आती है, जब रॉ अक्षर की जो आवाज़ होती है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं और रॉ अक्षर की आवाज़ जो दूसरा किसी भी शब्द में दूसरे अक्षर से पहले आती है, तो उसे उसी के ऊपर लगाया जाता है, शीर्ष पर लगाया। शीर्ष मतलब ऊपर से, शीर्ष मतलब सर होता है, वैसे सर कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कर्म लिखना है, अगर हमें क्या लिखना है, कर्म लिखना है, तो देखिए कैसे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये क्या है, रॉ है। ये किस चीज़ का चिन्ह है, रॉ का चिन्ह है। तो क र म जब हम बोल रहे हैं तो क और म से पहले, क के बाद म से पहले र आ रहा है ना, क र म आ रहा है ना। तो ये क के बाद र के बाद म, तो हमने इसको कैसे लिखा, इसका सही शब्द हमने कैसे लिखा, क म लिखा, म के ऊपर र लिख दिया, क्योंकि हमें रॉ की आवाज़ म से पहले आ रही है। तो हम किस में लिखेंगे, बाद वाले अक्षर में हम लगाएंगे
इस चिन्ह को, ठीक है, सांप के फन की तरह जो होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम दूसरे वाले शब्द में करेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से एक तो हमारा सांप के फन जैसा जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा हुआ है इसमें। उसके बाद फिर रॉ का प्रयोग, इसके अलावा और जैसे और अन्य उदाहरण इसके क्या हैं, जैसे गर्म, शर्म, पर्वत, बर्फ आदि ना। सरल शब्दों में कहें तो बोलते समय आधा रॉ जहाँ पर उच्चारित होता है, यहाँ पर जहाँ पर बोला जाता है, यह उसके अगले वर्ण के सिर पर सांप के फन की तरह लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा, यदि र अक्षर ध्वनि पूर्ण रूप से आती है, अगर पूरी तरीके से र करके आ रहा है तो उस अक्षर के पेट में लगा दिया जाता है र को। अब र को पेट में कैसे लगा दिया जाता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई भी शब्द आपने प्रश्न जहाँ पे लिखते हैं तो प्रश्न आपने देखा है, ये देखिए नीचे से जो ये डंडा लगा हुआ है उसको हम रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं इसको, यदि रॉ अक्षर की ध्वनि पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से आती है, जैसे जब हमने ऊपर वाला देखा, ऊपर से जब हमने सांप के फन की तरह जहाँ पे हमने चिन्ह लगाया था वहाँ पे हमने देखा कि कर्म थोड़ी सी आवाज़ आ रही है ना, आधा रॉ की तरह आ रही है, तो हमने दूसरे वाले वर्ण के ऊपर लगाया। अब जहाँ पे पूरी आवाज़ आती है, जैसे हम प्रश्न बोल रहे हैं, तो जैसे प्रश्न के अलावा हम ग्राम, क्रम, प्रसन्न, ब्रज आदि भी हम बोलें, तो इस चिन्ह को लगाने के लिए हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, यदि र अक्षर की ध्वनि पूर्ण रूप से आती है तो उस अक्षर के पेट में लग जाती है। जैसे प्रसाद अगर हम लिखें, इसमें प्रसाद में कैसे लगी हुई है, प में र लगा हुआ है, ठीक है। इसमें र व्यंजन का उच्चारण प वर्ण के बाद पूर्ण रूप से आया है, अतः यह प के पेट में लग गई है। अब प का उच्चारण प्र के रूप में किया जा रहा है। अन्य उदाहरण जैसे क्या क्या हैं, ग्राम, क्रम, प्रसन्न, ब्रज आदि ना। इन सब में जैसे ग्राम लिखा तो ग में र लगाया है नीचे से, क्रम लिखा तो क में र लगाया है, प्रसन्न लिखा तो प में र लगाया है, ब्रज लिखा है। अगर बर्ज लिखा होता तो कहाँ पे लगता, अगर बर्ज लिखा होता तो जौ लिखते, जौ के ऊपर से लगता। और लेकिन ब्रज लिखा है, ब में र की आवाज आ रही है, तो कैसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों को, जब आप लोग बार बार उसी चीज़ को सीखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इन चिन्हों को लगाना, और बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बच्चों तीसरा है, अब एक चिन्ह और होता है, जैसे हम लिखते हैं ट्रक, ड्रम। इन चिन्हों को कैसे लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, इसके अतिरिक्त बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों जैसे ट, ड के साथ प्रयोग होने पर र इसके नीचे उल्टे वी आकार के रूप में लगता है। उल्टे वी आकार के रूप में कैसे लगता है, ऐसे लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक प्रयोग और होता है इसका, जिसको हम री की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन री वो अलग है, री की मात्रा अलग है, लेकिन रॉ के जो विभिन्न प्रयोग हैं वो इस तरीके से ही लगे जाते हैं। जैसे कर्म हमने लिखा, इसमें ऊपर से फन की तरह लगा हुआ है। प्रसाद में प नीचे से लगा हुआ है उसके पेट में, और ट्रक में ट्र नीचे से उल्टे वी आकार में लगा है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है
विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, किसी भी चीज को अलग करना। इस प्रकार शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम, अब अगर हम शब्द को हम जो शब्द है इसको हम अलग अलग करके लिखें तो हमें इसमें चार, यहाँ पर तो दो ही शब्द हमें दिखे, दो ही अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? ह और म तो व्यंजन है, इसके अंदर स्वर भी समाये हुए हैं। तो स्वर क्या क्या स्वर हैं इसमें? ह में भी अ का स्वर है और म में भी अ का स्वर है। ठीक है, जैसे सब, स अ ब अ। छात्र, छात्र में क्या है? छ में आ का स्वर आया है। छा त र अ, 5 स्वर है ना इसमें, क्योंकि जो त्र है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है, वो संयुक्त वर्ण है हमारा, और संयुक्त वर्ण 3 अक्षरों से मिलके बना होता है। क्या क्या? जो मैंने बताया था, त र और अ। ठीक है, क्या क्या? त्र किससे बना होता है? त र और अ से बना होता है। तो छात्र, छ में तो आ की मात्रा आ गई और छ में आ का स्वर लगा हुआ है, और त्र ऑलरेडी संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें त र और अ 3 अक्षर आ गए। तो ये पूरा जो छात्र हमारा शब्द है वो वह 1 2 3 4 5 वर्णों से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद लड़की, लड़की शब्द में क्या क्या वर्ण है? देखिए, ल, ड़, ल में अ लगा है, फिर ड़, अ, क में बड़ी की मात्रा लग गई है ना, तो क्या हो गया? लड़की। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा वर्ण विच्छेद, आप लोगों को जब हम वर्ण को विच्छेद करते हैं यानी अलग अलग करते हैं तो स्वर और व्यंजन अलग अलग हो जाते हैं उसमें। तो जो कि आप लोगों के प्रश्नों में भी जब आप लोगों को प्रश्न दिए जाते हैं करने के लिए, उसके उत्तर करने के लिए दिए जाते हैं, तो क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उनको वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से करते हैं और आप लोगों ने किया भी है। तो उसके बाद हमने बच्चों इसमें क्या क्या सीखा? पूरा जो चैप्टर था, पूरा जो पार्ट है, इसके मैंने 2 पार्ट किए, क्योंकि अगर मैंने एक में करती हूँ पूरा, एक ही वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो उसमें वो बहुत लेंदी बन जाता है, जिससे कि वो कभी कभी बच्चों के कहने नेट प्रॉब्लम की वजह से खुल नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो पहले में मैंने आप लोगों को स्वर समझाया, दूसरे में मैंने आप लोगों को व्यंजन समझाया। अब मैं पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा ये हम देखते हैं। ठीक है, हमने पूरे चैप्टर में समझा बच्चों की वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के समूह को, जब हम एक व्यवस्थित समूह भी किसी भी वर्णों का बनाते हैं, जब हम किसी वर्णों का व्यवस्थित समूह बनाते हैं, उस व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिसमें लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर वो होता है जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम अकेले ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें स्वरों का मिलना जरूरी होता है। और व्यंजनों में लास्ट में जो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं, ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये चारों स्वर ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें 3-3 वर्णों का प्रयोग हुआ है। क्ष में, त्र में, ज्ञ में और स्र में 3-3 स्वरों की आवाज़ें आती हैं ना,
उसके बाद फिर संयुक्त व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। एक तो समान वर्णों के मेल से, जिसमें कि दोनों आधा और आधे के बाद पूरा जो पूरा वर्ण आता है वो एक ही जैसे होते हैं, आज जैसे आधा नौ और पूरा नौ। ठीक है। उसके बाद असमान वर्णों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं, जैसे सत्य अगर हमने लिखा तो सत्य में पहले तो आधा तो आया है, उसके बाद तो नहीं आया है, तो के बदले क्या आया है, य आया है, यानी व्यंजन आया है, य व्यंजन आया है, कोई तो ही नहीं आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान वर्णों के, यानी कि जो कि दोनों एक जैसे नहीं हैं। उसके बाद र व्यंजन के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके कई प्रयोग, इसको जो है कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट में बच्चों हमारा है शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम कोई शब्द लेते हैं उसके हम हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिखते हैं, स्वर और व्यंजन को हम अलग कर देते हैं, तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कमल अगर हमने लिखा है तो क, अ, म, अ, ल, अ, तो कितने स्वर आ गए इसमें, कितने स्वर और व्यंजन आ गए, यानी कितने वर्ण आ गए, पूरे 6 वर्ण हैं। वैसे देखने में हमें कितने दिख रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।